इन कंस्ट्रक्शन। 6th चैप्टर प्रोविजन ऑफ रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इन मशीनरी एंड आरसीसी कंस्ट्रक्शन। कि जैसा कि हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि डैमेजिंग के बारे में, ठीक है, डैमेजिंग हो जाती है, ठीक है, किसी भी मटेरियल की या जो भी हम मटेरियल लगाते हैं उसके अंदर जो है किस नुकसानदायक चीज़ें होती हैं या उससे जो है डैमेज होने का खतरा रहता है, जैसे क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो आज हम जो है इसके डिटेल में रिइंफोर्समेंट के बारे में, आरसीसी के बारे में जो है जानेंगे, ठीक है। डिटेलिंग क्या है, ठीक है। तो आरसीसी डिटेलिंग, डिटेल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इसको डिटेल में जानने के लिए तो सबसे पहले तो जो है कोड के हिसाब से जितना भी आरसीसी या जो भी रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट जो भी हमने मिक्स करना है या जो भी बिल्डिंग के लिए मटेरियल तैयार करना है, तो वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस के हिसाब से ही जो डिजाइन दिया गया है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के पर्पज से, तो वो एक कोड दे दिया जाता है। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन का कोड जो होता है वो 456 to 200, ठीक है। तो ये उस कोड के अंदर, उसी कोड के हिसाब से ही जो हमें ग्रेड का पता चलता है कि हमने किस ग्रेड का जो है कंक्रीट जो है उसके अंदर मिक्स करना है, ठीक है। और कैसा हुआ स्टील का, जो किस ग्रेड का जो है स्टील हमने जो है प्रोवाइड करवाना है कंस्ट्रक्शन के दौरान, ठीक है। तो जो है और आरसीसी बिल्डिंग shall follow specific guidelines and provision for design and construction, as per IS code, Indian Standard Code 456 to 100, ठीक है। तो ये कोड आता है, ठीक है, जो कि गाइडलाइंस देता है सभी को कौन से किस किस इसके अंदर जो गाइडलाइंस दी जाती है। तो वो सबसे पहले तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में, किस ग्रेड का जो है हमने कंक्रीट इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में, तो जो सारी बिल्डिंग्स जो है जो मोर देन हाइट जिसकी 3 स्टोरी से ऊपर, ठीक है, 3 स्टोरी तक रहती है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल बी M20। तो इसके अंदर M20 ग्रेड का जो है कंक्रीट जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो छलनी से पता लग जाता है, छान करके देख लिया जाता है कि किस, तो इसके अंदर जो है हाई जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी तो इसके अंदर ज़्यादा रहती है। तो ये अगर हम इससे कम ग्रेड का रखेंगे तो वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस को जो है प्रॉपर तरीके से जो है नहीं सहन कर पाएगा। इसलिए जो है मैक्सिमम जो जितने भी हाई स्टोरी बिल्डिंग रहती हैं उनमें M20 ग्रेड का जो है कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील। तो जिसका जो है स्टील का जो ग्रेड रखा जाता है वो Fe415, यानी कि 415, ठीक है, Fe 415। तो ये ग्रेड जो है रखा जाता है
अच्छा रहता है, ठीक है। माइल स्टील इज प्रिपेयर्ड फॉर मेंबर्स इन विच फ्रैक्चरर, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट अच्छा रहता है इन इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के दौरान इसके अंदर बेंडिंग मूवमेंट अच्छा रहता है और ये किसी प्रकार से जो है बिल्डिंग को नुकसान होने से बचा सकता है, ठीक है। तो गाइडलाइंस कौन कौन सी रहती हैं कि डिजाइन एंड डक्टाइल डिटेलिंग। Guidelines to design style, design detailing in lecturer members, detailing in lecturer मेंबर्स। तो जो बेंडिंग मेंबर्स रहते हैं या लेक्चरर मेंबर्स रहते हैं उनके जो है डिजाइन डक्टाइल करने के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग जरूरी होती है। तो ये नंबर 1 जो एक्सियल स्ट्रेस होती है, ठीक है, वो अंडर अर्थक्वेक लोडिंग शुड नॉट बी एक्सीड 1 FCK, ठीक है। तो एक जो है FCK से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थ्रो द इट इज वेरी लेस इन फ्रैक्चर, ठीक है। तो व्हाट इट एक्सीड देन प्रॉपर सिस्मिक एनालिसिस एंड डिजाइन शुड बी डन। तब प्रॉपर तरीके से जो उसके अंदर यानी कि डिजाइन तैयार करना चाहिए या स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार करना चाहिए, ठीक है। उसे एनालाइज करना चाहिए, ठीक है, उसको प्रमाणित करने के लिए उसके जो है संशोधन करना चाहिए, ठीक है। तो विड्थ टू डेप्थ रेशो एंड फ्लेक्चरल मेंबर शैल बी ग्रेटर देन 0.3 because lateral stability can be increased due to external load। तो जो ज़्यादा फ्लेक्चरल मेंबर्स यानी कि इसको जो अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या बेंडिंग मूवमेंट जो है उसी हिसाब से रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का जो है अर्थक्वेक उसको जो है नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। तो लोडिंग के लिए लोडिंग करते समय भी वो बेंड ना हो जाए, ठीक है, तो ज़्यादा बेंड ना हो जाए, तो उसका रेजिस्टेंस जो है उसके अवरोधक रहना चाहिए किसका, अर्थक्वेक का, ठीक है। विड्थ ऑफ द फ्लेक्चरल मेंबर्स शैल नॉट बी लेस देन 200 मिलीमीटर, ठीक है। तो 200 मिलीमीटर से कम उसकी जो है विड्थ जो है चौड़ाई, ठीक है, जो भी हम बांस रखते हैं इसकी जो चौड़ाई रहती है तो वो 200 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर 200 मिलीमीटर से कम होगी तो ये एकदम से झुक जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए ओवरऑल डेप्थ जो रहती है, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ जो है शुड शैल नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द स्पैन लाइन। तो जो हम ये सरिया इसके जो उसके अंदर डालते हैं तो वो इसका चौथा हिस्सा, ठीक है, चौथा हिस्सा ही, ठीक है, चौथे हिस्से से ज़्यादा जो है उसके अंदर नहीं गड़ाना है, ठीक है, धरती के अंदर डेप्थ इसकी नहीं रखनी चाहिए। दिस हेल्प टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रेन एंड लेटरल बकलिंग। तो ये इसकी लेंथ को जो है सही रखता है और वो अच्छे से जो है बकलिंग या बंद बन जाता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शुड इंक्लूड द एट लीस्ट 2 फुल लेंथ स्ट्रेट बार। जो 2 आपस में स्ट्रेट बार है उनकी जो है फुल लेंथ रखनी चाहिए, ठीक है, तो ताकि जो है आपस में अच्छे से कार्य कर सके, ठीक है, इधर उधर ना हो। तो ये प्रॉपर तरीके से जो इसे गाइडलाइन दी जानी चाहिए, ठीक है, ताकि इधर उधर ना झुके। कंप्रेशन एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ
इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत भूकंप के झटके वो सहन कर सके, ठीक है। ये नहीं कि एकदम से भूकंप का झटका आ गया और वो नीचे गिर गए या टूट गए बीच में से, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो स्टील रेसिस्टेंस है, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट टू एट द फेस ऑफ जॉइंट मस्ट बी लीस्ट इक्वल टू 1/2 ऑफ स्टील रेसिस्टेंट नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। तो जितना भी स्टील का जो बेंडिंग मूवमेंट है तो 1/2 तक रहना चाहिए, ठीक है, या उसके इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के, ठीक है। तो जैसी फ्लेक्सिबिलिटी उधर को रहेगी वैसी ही इधर को है ना, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, ठीक है। The joint of beam and columns placed at the end, ठीक है। The building must have top and bottom steel with adequate, तो वो आपस में जो है अच्छे से जो है बांध करके जितना भी वो बार्स रहती है प्रॉपर तरीके से उसको जो है बांध करके रखना चाहिए, ताकि जो है किसी प्रकार से उसका जॉइंट जो है आपस में टूटने फूटने का कार्य ना करे या टूट कर ना गिर जाए, ठीक है। अर्थक्वेक के दौरान जो प्रॉपर तरीके से वो कार्य कर सके, ठीक है। तो इनकी जो ज्वाइनिंग आपस में बढ़िया तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। Splicing the longitudinal bar should be done only if hook lateral ties are provided over the entire length and spacing less than 150. Care should be taken lap length, तो ओवरलैपिंग के दौरान, ठीक है, उसकी जो है प्रॉपर तरीके से उसको जो है केयर करने की आवश्यकता, तो उसके ऊपर जो है ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको जो है बेंड करना चाहिए, ठीक है। तो ओवरलैपिंग नॉट टू बी प्रोवाइडेड एट द जॉइंट, तो जॉइंट के ऊपर जो है ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, नॉट टू बी प्रोवाइडेड विद द डिस्टेंस ऑफ 2d फ्रॉम फेस एट द जॉइंट, तो उसके जो है आपस में जो है फर्क भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, आपस में उसके अंदर ब्रेथ ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, प्रॉपर सटे होने चाहिए जितने भी जॉइंट मेंबर्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से जो है आपस में बंधे होने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो है किसी प्रकार का ना ही तो ये ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर चढ़ा के, और ना ही इसके अंदर किसी प्रकार का जो है गैप होना चाहिए, ठीक है, ना ही ये गैप बीच में रखना चाहिए, ठीक है। Care should be taken to see that not more than 50% of bars splicing of one section, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से उसे बेंडिंग मूवमेंट देना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको बांधना चाहिए, ठीक है। Use of welded spliced and mechanical interlocking connection may be used for splicing two bars, दो बारों को आपस में जोड़ने के लिए तो जो है वेल्डिंग का जो है प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो वो तारों से भी बांध सकते हैं, तो लेकिन जो उसको वेल्डिंग करके भी उसे ज़्यादा मजबूती प्रदान की जा सकती है, ठीक है। Reinforcement in the form vertical closed hook called strips should have a 135 डिग्री हुक, ठीक है। तो जो हुक बनती है, ठीक है, हुक बनाते हैं तो वो 135 डिग्री के अंदर जो है रखी जाती है, ठीक है, 135 डिग्री के लगभग जो वो हुक बनाई जाती है, ठीक है, आपस में ज्वाइंट करने के लिए, तो उसे तैयार किया जाता है। तो मिनिमम डायमीटर ऑफ बार used to form hoop shall be 6 mm, whereas the for beam having clear span exceeding 5 meters and diameter of hoop reinforcement shall be 8 mm, ठीक है। तो जो क्लियर लेंथ रखी जाती है तो उसके 5 मिलीमीटर है, ठीक है, और जो उसकी डायमीटर रखा जाता है तो वो 8 mm, और ठीक है। तो longitudinal bar resist the torsion force due to bending and
and the vertical trips resist shear force develop in flexural members। तो जितना भी उसका बेंडिंग मूवमेंट रहता है तो उसकी वो एटलीस्ट 2 bars should be provided for full length at the top and bottom। तो उसकी जो है जो 2 बार रहती हैं वो अब पूरी की पूरी जो है लेंथ में लंबाई में जो है अपना कार्य करती है। ठीक है, तो वो गाइडलाइंस जो ये थी फ्लेक्सुरल मेंबर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया डिटेलिंग डिजाइन फॉर कॉलम। Guidelines for design of column subjected to axial load in frame construction। फ्रेम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो एक्सियल लोड रखा जाता है तो वो गाइडलाइंस अप्लाई टू मेंबर सब्जेक्टेड टू द एक्सियल लोड एंड फैक्टरेड एक्सियल स्ट्रेस एक्सीडिंग 1 FCK। तो जो उसकी एक्सियल स्ट्रेस रहती है, ठीक है, तो वो कितनी उससे 1 FCK से ज़्यादा रखी जाती है। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है FCK क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसकी जो कंक्रीट की। ठीक है, तो M20 ग्रेड, ठीक है, सभी जगह M20 ग्रेड का कंक्रीट और FCK जो रखी जाती है वो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या 20 MPa। Minimum lateral dimension of the members shall not be less than 200 millimeter। तो जो है 200 मिलीमीटर से जो है उसकी जो है डायमीटर जो रहता है, ठीक है, तो वो 200 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो RCC एक्सीडिंग 5 मीटर, ठीक है, जो उसकी लेंथ रखी जाती है 5 मीटर एंड अनसपोर्टेड लेंथ एक्सीडिंग 4 मीटर एंड 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए क्या उसके जो है कॉलम्स। रेशियो ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम टू द डायमेंशन परपेंडिकुलर शैल नॉट बी लेस देन 0.4। नॉट मोर देन हाफ नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मेन बार्स शैल बी प्लेस्ड एट वन सेक्शन। तो जो ये बेंडिंग कंप्रेशन रखे जाते हैं हमने, ये बीच में एक बार रखी जाती है। ठीक है, जोड़े देते हैं। ठीक है, तो ये अब ज्वाइंट हो गए इधर से, तो ये बार्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं ताकि, तो ये जो लेंथ रखी जाती है 100 mm। ठीक है, जो 100 mm से जो है इसकी ज़्यादा रखी जाती है। ठीक है, जो स्पेन लेंथ है। ठीक है, तो मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल एंड इंट्रावर्स स्टील, ठीक है, 456 टू 2000 कोड के हिसाब से ही तो जो है इसे रखा जाता है। ठीक है, ड्यू टू आर्किटेक्चरल पर्पस इफ प्रोजेक्शन ऑन कॉलम एक्सीडिंग 100 बियॉन्ड सेंट्रल कोर, जो सेंट्रल कोर से जो है
reinforcement is generally required in the column. तो जो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट है तो वो जनरली उसके अंदर रखी जाती है लार्ज फ्रैक्चर एंड शियर लोड, ताकि वो ज़्यादा लोड ले सके, ठीक है, इसलिए उसके अंदर ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट रखी जाती है। ए रेक्टेंगुलर हुक इज क्लोज्ड रिंग, ठीक है, तो जो है हुक के रूप में ये दे दिया जाता है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ एनी साइड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लेंथ एंड विड्थ एक्सीड 300 mm क्रॉस टाई, तो इसकी जो है लेंथ जो रखी जाती है 300 mm, ठीक है, पूरी पूरी जो लेंथ वो 300 mm के लगभग रखी जाती है, ठीक है। मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग द लैटरल रिइंफोर्समेंट इज नेसेसरी टू ट्रेन लैटरल बकलिंग, ठीक है, तो क्लोजली स्पेस रखा जाता है, ठीक है, ताकि जो है आपस में जो है अच्छे से जो है उसे टाई अप किया जा सके या टाई किया जा सके, ठीक है। तो ये सारे ये अंदर आते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से गाइडलाइंस फॉर जॉइंट्स इन फ्रेम स्ट्रक्चर। For joints in frame structure, frame structure, जितने भी वो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसके अंदर गाइडलाइंस, जॉइंट इन फ्रेम structures are area of special concern because during the earthquake movement joints should be work like hinge, तो वो लटकने का कार्य करते हैं, ठीक है, जितने भी जॉइंट्स रहते हैं तो उसको जो बांधने का कार्य करते हैं आपस में। तो इफेक्टिव परफॉर्मेंस फॉलोइंग गाइडलाइंस लेटर्स, कौन कौन सी गाइडलाइंस रहती है? एंड ऑफ द कॉलम रिक्वायर्स स्पेशल कॉन्फाइनिंग इन्फोर्समेंट, तो जो जॉइंट जो है कॉलम रहता है उसके एंड के ऊपर, ठीक है, तो जो है प्रॉपर तरीके से रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, थ्रो द बीम एज it helps to resist shear force transmitted by the member of the frame, ठीक है, तो प्रॉपर उसके अंदर shear force लगा देनी चाहिए ताकि जो है किसी प्रकार से जो है इधर उधर झुकने का कार्य ना करे या जॉइंट्स टूटने का कार्य ना करे, ठीक है। मिनिमम lateral reinforcement which is required to the joint should be same as confinement reinforcement which is designed for column and above or below the joints, ठीक है, joints के ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है प्रॉपर तरीके से जो है कॉलम को जो है प्रोवाइड कर देने चाहिए, किसी प्रकार का जो है उसके अंदर जो है नुकसान ना हो सके, तो प्रॉपर तरीके से उसे जॉइंट को जो है प्रॉपर तरीके से आपस में सटाने जरूरी होते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसे उसके साथ अटैच किया जाना चाहिए, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर शियर वॉल्स, जितनी भी शियर वॉल्स रहते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या गाइडलाइंस दी जाती है कि थिकनेस जो है उसकी जो है शुड नॉट बी लेस देन 150 mm, ठीक है, 150 mm से जो है कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शियर वॉल्स मस्ट बी रिइंफोर्समेंट एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है, तो जो दोनों प्रकार से होती है लॉन्गिट्यूडिनल भी और ट्रांसवर्स भी। इन द प्लेन विड्थ ऑफ क्रैक कैन बी कंट्रोल्ड, तो उसके अंदर किसी प्रकार के क्रैक्स ना आए उसको जो है कंट्रोल करके रखना चाहिए, ठीक है। डायमीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट बार इन एनी पार्ट्स ऑफ द वॉल सेट शैल नॉट बी एक्सीड 110,
तो जो रिइंफोर्समेंट का बार्स है वो एक 10/4 बार्स है, उसकी जो थिकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो मोटाई जो उसकी रहती है उसकी लेंथ से 1/10 से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए वाल्स की, ठीक है। बाउंड्री एलिमेंट्स आर प्रोपोर्शन, तो जितनी भी बाउंड्री एलिमेंट्स रहते हैं आपस में, तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है उसके अंदर जो है प्रॉपर तरीके से सरिया वगैरह जो प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार से ढहने वगैरह का खतरा ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है ओपनिंग वॉल्स के लिए, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसकी जो है लेंथ और विड्थ जो है प्रॉपर तरीके से रखी जानी चाहिए, ताकि जो है वो अगर ज़्यादा लेंथ का जो है उसके अंदर जो है शियर वॉल्स को जो है ज़्यादा लेंथ प्रोवाइड करवा देंगे तो वो भी गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए हाइट के हिसाब से जो उसके ऊपर लोड भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा था अपना डिटेलिंग के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।